नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 30 मार्च 2022 और स्वागत है आपका एटोएल डिस्कशन में। 3 इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला इशू हम डिस्कस करेंगे हिंदू का, हमारे देश में क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में कमियों से संबंधित। 2 और इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। एक तो देखो सेपरेट टाइम जोन की डिमांड से संबंधित, और सबसे लास्ट में आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे यूथनेशिया से संबंधित। क्यों ये इशू सुर्खियों में आया है वो भी हम डिस्कस करेंगे। कोट है आज का स्वामी विवेकानंद का, वेदांता के धर्म के अगेंस्ट है कास्ट सिस्टम। कास्ट एक सोशल कस्टम है और हमारे जितने भी महान प्रीचर्स हुए हैं सबने कास्ट सिस्टम को ब्रेक डाउन करने की प्रयास किया है, इसको तोड़ने का प्रयास किया है। तो ये कोट है। कास्ट सिस्टम के बारे में कुछ लिखना हो तब स्वामी विवेकानंद जी का ये कोट आप इस्तेमाल कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल देश के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में कमियों से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो इंट्रोडक्शन में आर्टिकल में कहा जाता है हमारे देश के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में बहुत सारी कमियां हैं, और कमियां सिर्फ इंस्टीट्यूशंस में नहीं है, इंस्टीट्यूशंस जैसे कि जुडिशरी, कमियां उन इंस्टीट्यूशंस को चलाने वाले फंक्शनरीज में भी हैं, जैसे पुलिस इंस्पेक्टर्स मतलब पुलिस पर्सनल, जजेस। बट देखो दिक्कत ये है, जैसे इस कोविड-19 की महामारी के साथ जीना हमने सीख लिया है, उसी प्रकार से क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में जो कमियां हैं ना, उनके साथ रहना भी जनता ने सीख लिया है। जनता ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है, जैसे एक बार अगर केस कोर्ट में गया तो सालों साल चलता रहेगा। जनता ने शायद इस इंफॉर्मेशन के साथ जीना सीख लिया है कि पुलिस का जो रिस्पॉन्स है वो सही नहीं होगा। देखो सबसे पहले तो आर्टिकल को हम डिस्कस करें उससे पहले एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं, जैसे क्राइम की प्रिवेंशन, क्राइम को रोकना घटित होने से। लेकिन अगर क्राइम हो जाता है तो अपराधी को पकड़ना, इन्वेस्टिगेशन करके फिर जो आरोपी हैं उनको कोर्ट में लेके जाना, पुलिस के द्वारा कोर्ट में केस फाइल किया जाता है, कोर्ट सज़ा सुनाती है और बाद में अपराधी को जेल में बंद करके रखा जाता है सुधार लाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का पार्ट है। लेकिन प्रॉब्लम्स क्या है, आप सबसे पहली प्रॉब्लम देखिए, कितने केसेस पेंडिंग है आज के समय में हमारे देश में जुडिशरी के सामने। पेंडिंग केसेस की संख्या है 4.4 करोड़, और नियर फ्यूचर में तो ये केसेस कम होने वाले हैं नहीं। दूसरी प्रॉब्लम, जो हमारे देश के मार्जिनलाइज सेक्शंस के लोग हैं, गरीब लोग, पिछड़े समाज के लोग, ये देखो जस्टिस को एक्सेस ही नहीं कर पाते। मतलब कोर्ट्स में जाना, मजबूती के साथ केस लड़ना, इवन पुलिस के पास जाना, अपने साथ हुए गलत काम को रिपोर्ट करने के लिए, कंप्लेंट करने के लिए, बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना उन्हें करना पड़ता है जस्टिस को एक्सेस करने के लिए। तीसरी प्रॉब्लम, हमारे देश में देखो जो पुलिस है ना, आज भी कॉलोनियल माइंडसेट के साथ काम करती है। जैसे देखो ब्रिटिशर्स हमारे देश पर रूल कर रहे थे तो उस समय आपने देखा होगा पुलिस का रवैया कैसे होता था। वो जनता को ना सब्जेक्ट के तौर पे लगते थे कि हमारा काम है इनके ऊपर राज करना, ये नहीं समझने वाले हैं, ये अनपढ़ लोग हैं। मतलब वो एलीट राजा की तरह भूमिका निभाया करते थे पुलिस वाले। लेकिन पुलिस का जो रवैया है ना वो आज भी चेंज नहीं हुआ है। आज भी पुलिस की कार्यप्रणाली में ना कॉलोनियल माइंडसेट का प्रभाव देखने को मिलता है। ऐसा लगता है कि जैसे वो एहसान कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम लेके जाता है उनकी प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए। मतलब जबकि देखो आप डेवलप कंट्रीज से कंपेयर कीजिए, वहाँ पे पुलिस इतनी हेल्पफुल होती है, उनका काम है हेल्प करना। लेकिन हमारे देश में ना कहीं बहुत कम केसेस में ऐसा लगता है कि जैसे पुलिस जो है ना हेल्प करने के लिए काम कर रही है। जनरलाइज नहीं कर सकते चीज़ों को, लेकिन ज़्यादातर केसेस में आप बोल सकते हो कॉलोनियल माइंडसेट जो है वो आज भी गया नहीं है। और डेवलप कंट्रीज से कंपेयर करें तो आज भी हमारे देश में पुलिस की जो फंक्शनिंग है उसमें जो हेल्प का एलिमेंट है ना वो नहीं दिखता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है क्राइम प्रिवेंशन। क्राइम प्रिवेंशन के मामले में भी हमारा देश काफ़ी पीछे है। जब भी देखो किसी चीज़ के क्राइम को रोकना हो, फॉर एग्जाम्पल रेप, तो ये सजेशन दिया जाता है कि डेटरेंस इंक्रीज कर दिया जाए, यानी सज़ा इंक्रीज कर दी जाए। लेकिन देखो सिर्फ सज़ा इंक्रीज करने से वो क्राइम नहीं रुकता, और कहीं ना कहीं कम्युनिटी पुलिस मैकेनिज्म जो हैं वो भी फेल हो जाते हैं। तो इस वजह से कुछ बेहतर अल्टरनेटिव ढूंढने चाहिए क्राइम प्रिवेंशन के लिए, यानी क्राइम को घटित होने से रोकने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है
कस्टोडियल मेजर्स। देखो हमारे देश में पुलिस जो है ना वो आसान तरीका अपनाती है अपराध के बाद अपराधी को पकड़ने के लिए। किसी आरोपी को पकड़ लिया, उसको मारा पीटा जाता है, उससे पूछा जाता है कि भाई तुमने अपराध किया है या फिर नहीं किया है। बहुत बार तो जबरन कबूल करवा लिया जाता है बोल कि तुमने ही क्राइम किया है, लेकिन कोर्ट में जब केस जाता है तो फिर वो आरोपी छूट जाता है। तो ये कितना बड़ा इनजस्टिस है। इवन देखो इसके साथ साथ जो प्रिजन्स हैं उनकी भी बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडिंग होती है। क्षमता नहीं जितनी, उससे ज़्यादा प्रिजनर आपको जेलों में बंद देखने को मिलेंगे। साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट है, बेल जो है वो नॉर्मल है और अरेस्ट जब जरूरी हो तभी होना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की इन गाइडलाइंस का बार बार उल्लंघन किया जाता है। नेक्स्ट, अभी देखो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ये क्राइम से संबंधित डेटा तो इकट्ठा करता है और उसका एनालिसिस भी करता है, लेकिन जो मैकेनिज्म इस्तेमाल किए जाते हैं, जो प्रिंसिपल्स इस्तेमाल किए जाते हैं डेटा को इकट्ठा करने के लिए, उसमें बहुत सारी कमियां हैं। मतलब कि राइटर का पॉइंट ये है, कोई रिलायबल स्टेट स्पॉन्सर्ड डेटा कलेक्शन का तरीका नहीं है। इवन डेटा को कलेक्ट करने के बाद उसको अच्छे से मेंटेन करना, उसको अच्छे से एनालाइज करना, इन चीज़ों में अभी काफ़ी कम एफर्ट्स देखने को मिलते हैं। लास्ट में देखो राइटर ये बोलते हैं, ये जो प्रॉब्लम्स है ना, ऐसा नहीं कि आज हमने कुछ नई प्रॉब्लम्स डिस्कस कर ली हों, आपने भी इन प्रॉब्लम्स के बारे में शायद सुना ही होगा, लेकिन वही बात जो हमने इंट्रोडक्शन में की कि देश की जनता ने इन प्रॉब्लम्स के साथ जीना सीख लिया है, जैसे कोविड-19 की महामारी के साथ जीना सीख लिया है। जब तक देखो हम ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि काफ़ी प्रयासों के बावजूद ये जो प्रॉब्लम्स हैं वो चली आ रही हैं और कोई नई टेक्निक की आवश्यकता है, नए मेथड, नए टूल्स की आवश्यकता है इन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए, तब तक ये जो प्रॉब्लम्स है ना वैसे ही चलती आएंगी जैसा अभी तक चलती आई हैं। तो सबसे पहले तो हमें जो तरीके अपनाए जा रही हैं ना, उन तरीकों पर क्वेश्चंस रेज करने चाहिए कि इन तरीकों से ये प्रॉब्लम सोल्व नहीं हुई है, हमें कुछ इनोवेशन लानी होगी, हमें कुछ नए तरीके अपनाने होंगे। जैसे देखो बार बार एक पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, पुलिस पर्सनल को सेंसिटाइज करना। नहीं हो रहा है ना सेंसिटाइज, तो आप कुछ दूसरा तरीका ढूंढो ना। जब भी हम पुलिस रिफॉर्म्स की बात करते हैं तो बोलते हैं कि पुलिस पर्सनल को सेंसिटाइज किया जाए, उनको ट्रेनिंग दी जाए। अच्छी ट्रेनिंग देने के बावजूद भी अगर वो गलत बिहेव कर रहे हैं तो कोई नया तरीका ढूंढना चाहिए ना। पेनल्टी लगाने का प्रोविजन होना चाहिए कि अगर कोई पुलिस पर्सनल गलत व्यवहार करता है तो मतलब जितना ज़्यादा हो सके कानून में प्रोविजन होना चाहिए कि पुलिस अगर ऐसा बिहेव करेगा तो उस पर यह पेनल्टी लगेगी, उसको सजा होगी, वो इतने महीनों तक सस्पेंड रहेगा। होता क्या है, जैसा ही कोई केस मीडिया में हाईलाइट होता है तुरंत पुलिस पर्सनल को सस्पेंड कर दिया जाता है, लेकिन थोड़े दिनों बाद फिर से बहाल। ये सिर्फ एक सिम्टम है, जड़ से इस डिजीज को खत्म करने की कोशिश कोई नहीं करता कि पुलिस वाले ऐसा बिहेव क्यों करते हैं। कुछ भी रीजन हो सकता है, ट्रेनिंग जो उनको शुरुआत में दी जा सकती है उन्हीं में कमी हो, उनकी सैलरी कम है इसलिए वो करप्शन करते हैं, जो भी रीजन है उसको जड़ से खत्म करने की कोशिश होनी चाहिए ना। तो लास्ट में राइटर यही बोलते हैं कि देखो जितने केसेस पेंडिंग है ना जुडिशरी के सामने, वो तो 10 जन्म में भी एड्रेस होने वाले हैं नहीं, फिलहाल की अगर सिचुएशन चलती जाती है तो यूजुअल जो पॉइंट्स दिए जाते हैं इन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए अभी तक वो काम नहीं कर पाए हैं। कुछ नए आइडियाज चाहिए इन प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल यूथनेशिया से संबंधित है, राइट टू डाई विद डिग्निटी। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो इससे पहले कि हम आज का आर्टिकल डिस्कस करें यूथनेशिया से संबंधित, हम एक पुराना आर्टिकल रिवाइज करते हैं जिसमें हमने यूथनेशिया को बेसिक्स के साथ डिस्कस किया था। तो पहले पुराना आर्टिकल, उसके बाद आज का आर्टिकल। यूथनेशिया एक ग्रीक वर्ड है, मतलब है गुड डेथ। मर्सी किलिंग भी कहते हैं यूथनेशिया को, आसान मृत्यु, सुखदायी डेथ। अगर देखो कोई पर्सन टर्मिनली इल है, टर्मिनली इलनेस वो इलनेस होती है जिसमें जो पर्सन टर्मिनली इल है उसके ठीक होने की संभावना बहुत कम है और संभावना यह है कि कुछ ही समय में उसकी डेथ हो जाएगी। कैंसर, हार्ट डिजीज, ये सारे डिजीज टर्मिनली इलनेस में आते हैं। अगर देखो कोई पर्सन टर्मिनली इल है, उसे पता है मेरी डेथ होने वाली है, लेकिन उसको बहुत ज्यादा पेन हो रहा है अभी, तो वो पर्सन कह सकता है कि मेरी तो वैसे भी डेथ होने वाली है, इसीलिए आप मुझे यूथनेशिया दे दीजिए, कम से कम मुझे बहुत ज्यादा दर्द का सामना ना करना पड़े, मुझे आसान मृत्यु आप दे दी जाए। या फिर अगर कोई पर्सन वेजिटेटिव स्टेट में है, वेजिटेटिव स्टेट वो स्टेट होती है जिसमें
पर्सन की सोचने की और समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। कोमा एक प्रकार से आप कह सकते हो, थोड़ा डिफरेंस है लेकिन कोमा से इसे आप समझ सकते हो। तो देखो, जो पर्सन वेजिटेटिव स्टेट में है उसके परिवार वाले, फैमिली मेंबर्स ये डिसीजन ले सकते हैं कि ये पर्सन वेजिटेटिव स्टेट में है, कोमा में है, कॉन्शियसनेस नहीं है और ठीक होने की संभावना ना के बराबर है, तो इस पर्सन को अब आसान डेथ दे दी जाए, यानी आसान मृत्यु दे दी जाए, क्योंकि ठीक होने की संभावना नहीं है। और कई बार ओल्डर सिटीजन्स भी, जो बूढ़े लोग होते हैं, हालांकि वो ठीक होते हैं, कोई ऐसी बड़ी बीमारी नहीं होती, लेकिन उनके कोई बच्चे नहीं होते, उनके भाई बहन नहीं होते और बुढ़ापे के कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना उनको करना पड़ रहा होता है। तो कई बार ओल्डर सिटीजन्स भी कहते हैं कि हमें आप यूथनेशिया दे दी जाए, आगे हमें लाइफ नहीं जीनी है। अब बात यह है कि यूथनेशिया कैसे दे दिया जाए। दो तरह का यूथनेशिया होता है, देखो, एक एक्टिव यूथनेशिया, एक पैसिव यूथनेशिया। एक्टिव यूथनेशिया वो होता है जिसमें मेडिकल फ्रेटर्निटी, मतलब डॉक्टर्स किसी प्रकार का इंजेक्शन देते हैं या फिर टेबलेट देते हैं, उस टेबलेट को कंज्यूम करने से या फिर इंजेक्शन लगाने से पेशेंट की या फिर जो पर्सन यूथनेशिया मांग रहा है उसकी एक्टिवली डेथ हो जाएगी। तो ये है एक्टिव यूथनेशिया, यानी कुछ स्टेप्स लिए जा रहे हैं मेडिकल फ्रेटर्निटी के द्वारा, डॉक्टर्स के द्वारा, उस पर्सन को जो यूथनेशिया मांग रहा है उसको डेथ देने के लिए। दूसरे नंबर पे है पैसिव यूथनेशिया। पैसिव यूथनेशिया में डॉक्टर्स या फिर मेडिकल फ्रेटर्निटी कोई एक्टिव स्टेप्स नहीं उठाते, लेकिन अगर कोई पेशेंट या फिर वो पर्सन जो यूथनेशिया मांग रहा है किसी मशीन पे अभी जीवित है और डॉक्टर्स को पता है अगर इस मशीन को हटा लिया जाए तो उस पर्सन की डेथ हो जाएगी, डॉक्टर्स उस मशीन को हटा लेते हैं, एक्टिवली कुछ नहीं कर रहे, लेकिन उन्हें पता है इस मशीन को हटा लिया तो इस पर्सन की धीरे धीरे डेथ होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये जो कैटेगरी है वो है पैसिव यूथनेशिया की। इसमें डॉक्टर्स कुछ करते नहीं है बल्कि लाइफ सपोर्ट को हटा लेते हैं और धीरे धीरे पैसिव रूप से उस पर्सन की डेथ हो जाती है जो यूथनेशिया मांग रहा है। और हमारे देश में पैसिव यूथनेशिया अलाउड भी है, उसके लिए प्रॉपर प्रोसीजर है जो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी 2011 की जजमेंट में बताया था। हालांकि एक्टिव यूथनेशिया हमारे देश में टोटली बैन है, किसी भी सूरत में एक्टिव यूथनेशिया को एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता। पैसिव यूथनेशिया के बारे में प्रोसीजर को जान लेते हैं। 2011 की सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में कहा था अगर किसी पर्सन को यूथनेशिया चाहिए तो वो पर्सन जा सकता है हाई कोर्ट में, या फिर जो पर्सन अभी वेजिटेटिव स्टेट में है और उसके परिवार वाले चाहते हैं उस पर्सन के लिए यूथनेशिया, तो वो भी जा सकते हैं हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में जाने के बाद वहां के चीफ जस्टिस कम से कम 2 जजेस की एक बेंच गठित करेंगे यूथनेशिया की रिक्वेस्ट को कंसीडर करने के लिए, और 3 सीनियर डॉक्टर्स का एक पैनल गठन करेंगे। वो 3 सीनियर डॉक्टर्स ये पता लगाएंगे कि जिस पर्सन के बारे में डिमांड की जा रही है कि इस पर्सन को यूथनेशिया दे दिया जाना चाहिए, क्या वास्तव में उसकी मेडिकल कंडीशन ऐसी है कि यूथनेशिया देने की आवश्यकता है या नहीं। तो डॉक्टर्स की रिपोर्ट के बाद हाईकोर्ट के 2 जजेस की बेंच ये डिसाइड करेगी कि पैसिव यूथनेशिया देना है या नहीं देना है। तो ये पैसिव यूथनेशिया का प्रोसीजर है। एक्टिव यूथनेशिया टोटली बैन है, समझ गए, यानी मशीन का सपोर्ट हटा के मृत्यु दी जा सकती है, लेकिन कोई इंजेक्शन देके या टेबलेट दे पे किसी भी सूरत में मृत्यु नहीं दी जा सकती। काफी डिबेटेबल इशू है यूथनेशिया का, क्योंकि काफी सारे एस्पेक्ट्स, काफी सारी डायमेंशंस जुड़ी हैं, जैसे ह्यूमन राइट्स, रिलीजियस, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, लीगल, एथिकल। और अब तो देखो एक और टर्म भी काफी सुर्खियों में आई है इन दिनों, लिविंग विल। वेस्टर्न कंट्रीज में तो ये कंसेप्ट है, लेकिन इंडिया में भी लिविंग विल से संबंधित एक केस गया सुप्रीम कोर्ट में। आमतौर पर आपने देखा होगा कि पर्सन्स अपनी विल छोड़ के जाते हैं कि मेरे मरने के बाद मेरी प्रॉपर्टी का क्या होगा। उसी प्रकार से कोई पर्सन, मान लीजिए ए, आज 2018 में बिल्कुल ठीक ठाक है, लेकिन आज ही वो अपनी लिविंग विल लिख देता है, ये बता देता है आज ही 2018 में कि अगर कल को मैं वेजिटेटिव स्टेट में जाता हूं या फिर टर्मिनली इल होता हूं तो मेरे साथ क्या किया जाए, मुझे यूथनेशिया दे दिया जाए। इस प्रकार का डिसीजन वो पहले से करके जाता है, वो लिख के जाता है। इस सिचुएशन में क्या होगा, ए जो आज स्वस्थ है 2018 में, लेकिन उसने लिविंग विल लिख दी है, लेकिन 4 साल बाद 2022 में वो वेजिटेटिव स्टेट में चला जाता है, तो उस समय उसके परिवार वालों को ए के लिए डिसीजन नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि वो अपनी लिविंग विल पहले से लिख के गया है, वो अपने बारे में पहले से फैसला करके गया है। तो ये कंसेप्ट है लिविंग विल का, और इसी लिविंग विल के कंसेप्ट पर सुप्रीम कोर्ट का अभी फ्रेश वर्डिक्ट आया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फ्रेश वर्डिक्ट में लिविंग विल और एडवांस्ड डायरेक्टिव्स के अनुसार यूथनेशिया को अलाउ कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये सब चीजें आर्टिकल नंबर 21 में आती हैं, क्योंकि अगर टर्मिनल इल पर्सन, अगर कोई पर्सन बीमार है, उसे पता है कि मैं मरने वाला हूं और वो अपने दुखों को कम करने के लिए जल्दी से मृत्यु की मांग करता है, तो ये आर्टिकल नंबर 21 के अनुसार राइट टू लाइफ विद डिग्निटी के अंदर आता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने यूथनेशिया को अलाउ कर दिया है लिविंग विल और एडवांस डायरेक्टिव्स के अनुसार, लेकिन कोई इस कंसेप्ट का मिसयूज ना कर दे, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे सेफगार्ड्स भी रखे हैं। कई बार क्या होता है,
मान लीजिए कोई पर्सन अभी वेजिटेटिव स्टेट में है, यानी उसकी सोचने और समझने की शक्ति चली गई है। उसके परिवार वाले या फिर दूर के रिश्तेदार उस पर्सन की प्रॉपर्टी को हथियाना चाहते हैं, तो वो कोई फर्जी रूप से एडवांस्ड डायरेक्टिव या फिर लिविंग विल बनाएंगे और डॉक्टर्स को दिखाने की कोशिश करेंगे कि देखो इस पर्सन ने पहले से बताया था कि अगर मैं वेजिटेटिव स्टेट में जाता हूं या फिर टर्मिनली इल होता हूं तो मुझे यूथनेशिया दे दिया जाए। तो इस प्रकार से प्रॉपर्टी हथियाने के लिए कई बार दूर के रिश्तेदारों के द्वारा इस कंसेप्ट का मिसयूज भी किया जा सकता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने काफी सारी सेफगार्ड्स रखे हैं, जैसे कि लिविंग विल या फिर एडवांस डायरेक्टिव ऐसे एडल्ट के द्वारा दिए जाएं जिसका माइंड काफी हेल्दी है और साउंड है। मतलब लिविंग विल बनवाते समय उस पर्सन का जो माइंड है वो हेल्दी स्टेट में होना चाहिए, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई दूसरा पर्सन उसे फोर्स कर रहा है लिविंग विल बनवाने के लिए। नहीं, इस प्रकार का डिसीजन वॉलंटरी एग्जीक्यूटेड होना चाहिए इन्फॉर्म कंसेंट के आधार पर। मतलब जो पर्सन अपनी लिविंग विल बनवा रहा है उसे पता होना चाहिए कि क्या इसके एस्पेक्ट्स होंगे, क्या होगा इससे अगर वो आज ये कह के जाता है कि जब मैं वेजिटेटिव स्टेट में या फिर टर्मिनली इल होता हूं तो मेरे साथ क्या होना चाहिए। उसे इन सब चीजों के बारे में जानकारी होना चाहिए। और देखो, लिविंग विल में जो जानकारी दी जाती है वो अनएम्बिगुअस होनी चाहिए, संदिग्ध नहीं होनी चाहिए। सब कुछ क्लियरली स्पेसिफाइड होना चाहिए कि किन सर्कमस्टांसिस में यूथनेशिया की प्रोसेस स्टार्ट होगी। एक गार्डियन यानी अभिभावक का नाम भी होना चाहिए लिविंग विल पे, जो कि टर्मिनली इल पर्सन की यूथनेशिया की प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए अपनी परमिशन देगा। इसके अलावा इस लिविंग विल को 2 विटनेस के द्वारा साइन करना जरूरी है और फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा काउंटर साइन करना जरूरी है। उसके बाद जब लिविंग विल तैयार हो जाएगी तो एक कॉपी मजिस्ट्रेट अपने पास रखेगा और एक सॉफ्ट कॉपी जमा करवाई जाएगी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रजिस्ट्री में, और एक कॉपी लोकल गवर्नमेंट ऑफिशियल को भी दी जाएगी ताकि वो लोकल गवर्नमेंट ऑफिशियल लिविंग विल के कस्टोडियन को नॉमिनेट कर सके। तो ये सारी प्रोसेस होगी ताकि सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को मिसयूज होने से बचाया जा सके। आर्टिकल कहता है काफी अच्छी और प्रोग्रेसिव जजमेंट है। कोर मैसेज इस जजमेंट का यही है कि अगर किसी अडल्ट के पास कंसेंट देने की कैपेसिटी है तो उसके पास पूरा अधिकार होना चाहिए सेल्फ डिटर्मिनेशन का और ऑटोनॉमी का। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस जजमेंट से एक प्रकार से बैलेंस एस्टैब्लिश करने की कोशिश की है लाइफ, मोरालिटी और मरने का जो एक्सपीरियंस है, इन सब चीजों के बीच। कोर फिलोसफी इस पूरे जजमेंट की यही है कि देखो, डिग्निफाइड जो डेथ है वो भी आर्टिकल नंबर 21 राइट टू लाइफ विद डिग्निटी के अंदर आता है। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने एडवांस्ड डायरेक्टिव्स और लिविंग विल के कंसेप्ट के लिए हाँ भरी है और इसको लीगल स्टेटस दिया है। तो ये तो देखो हमने बेसिक्स रिवाइज कर लिया। अब हम बात करते हैं आज के आर्टिकल की। क्या कंटेक्स्ट है? विक्टर एस्कोबार, इनकी एज थी 60 ईयर्स। ये देखो फर्स्ट कोलंबियन बने हैं जो नॉन टर्मिनल इलनेस से जूझ रहे थे, लेकिन इन्होंने इच्छा मृत्यु को अडॉप्ट किया, यानी लीगली रेगुलेटेड यूथनेशिया को इन्होंने अडॉप्ट किया। अब देखो, आपको पता है टर्मिनल इलनेस तो वो होती है जिसमें जिस डिजीज से आप सफ़र कर रहे हो आपकी डेथ होगी ही, आप अंतिम स्टेज में हो। लेकिन नॉन टर्मिनल इलनेस में कोई ज़रूरी नहीं कि आपकी डेथ होगी, समझ रहे हो? तो नॉन टर्मिनल इलनेस के बावजूद इन्होंने यूथनेशिया के लिए ऑप्ट किया। तो ये तो देखो कंटेस्ट है। अब एक बड़ा पोर्शन तो यूथनेशिया का हम डिस्कस कर ही चुके हैं, लेकिन आसान शब्दों में यूथनेशिया के पक्ष में आर्ग्यूमेंट्स और विपक्ष में आर्ग्यूमेंट्स अगर हम डिस्कस करें, पक्ष में तो देखो ये कहा जा सकता है कि हर एक पर्सन को राइट टू लाइफ विद डिग्निटी का अधिकार है आर्टिकल 21 के अंतर्गत। लेकिन अब देखो, कोई बहुत ज़्यादा बीमार है, वो डिग्निटी से जी नहीं पा रहा है, तड़प रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में उसको मरने का अधिकार भी होना चाहिए। ये है यूथनेशिया के पक्ष में पहला आर्ग्यूमेंट कि राइट टू लाइफ विद डिग्निटी वायलेट हो जाती है जब कोई बहुत ज़्यादा तड़प रहा होता है, बहुत पेन से वो गुजर रहा होता है। दूसरा आर्ग्यूमेंट, देखो कोई बहुत ज़्यादा बीमार है, ठीक होने की संभावना नहीं है। हमारा देश तो वैसा देश है जिसमें रिसोर्सेज का वैसे ही बहुत ज़्यादा अभाव है, हॉस्पिटल का बहुत ज़्यादा अभाव है। तो अगर वो पर्सन जो ठीक नहीं होने वाला है, काफ़ी बीमार है, उसकी जगह किसी और पेशेंट को बेड मिल जाए जो ठीक हो सकता है, तो ये ज़्यादा सही है। यह आर्गुमेंट भी दिया जाता है यूथनेशिया के पक्ष में। नेक्स्ट, जिसको देखो बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, उसकी डेथ होने वाली है, उसको डेथ देना ये अल्ट्रुइस्टिक और बेनिफिशियल है।
क्योंकि बहुत सारे डिजीज़ का अभी भी इलाज है ही नहीं, और उनसे सफ़र करना की जो प्रोसेस होती है बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है। अब अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट्स की बात करें, देखो ह्यूमन लाइफ जो है ना वो भगवान का गिफ्ट है, और इससे ह्यूमन से ये गिफ्ट छीनना ये गलत है। ये मेडिकल एथिक्स और मोरल्स के भी अगेंस्ट है, क्योंकि डॉक्टर्स का काम होता है आखिरी मोमेंट तक पेशेंट की जान बचाना। और वैसे भी देखो मेडिकल साइंस तो आपको पता है बहुत ज़्यादा एडवांस होती जा रही है, तो फिर बहुत कम ऐसे डिजीज़ हैं आज के समय में जिनका इलाज नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, देखो जो वल्नरेबल पीपल है ना, जैसे डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं, वो यूथनेशिया का विरोध करते हैं। वो कहते हैं देखो कल को हमारे ऊपर भी प्रेशर आ जाएगा कि हम भी नॉर्मल नहीं हैं, हमें भी यूथनेशिया को अडॉप्ट कर लेना चाहिए, तो इसलिए वो भी विरोध कर रहे हैं यूथनेशिया का। और यूथनेशिया मतलब एक्टिव यूथनेशिया भी अगर लीगलाइज कर दिया जाता है तो पेशेंट्स कभी डॉक्टर्स पर विश्वास नहीं कर सकेंगे। मतलब उन्हें यूं लगेगा कि डॉक्टर पूरा जोर नहीं लगा रहे हैं हमें बचाने में। तो इस प्रकार से हमने यूथनेशिया के पक्ष में और विपक्ष में दोनों तरफ आर्ग्यूमेंट्स को डिस्कस किया। कंक्लूजन देखो आप अपने हिसाब से दे सकते हो, आप बोल सकते हो कि पैसिव यूथनेशिया तो हमारे देश में ऑलरेडी अलाउड है। जैसे कोई पर्सन बहुत ज़्यादा बीमार होता है, वेंटिलेटर पे होता है, और डॉक्टर्स को पता होता है कि वेंटिलेटर अगर हटा दिया जाए तो पर्सन की डेथ हो जाएगी, तो डॉक्टर साफ साफ बता देते हैं फैमिली मेम्बर्स को कि देखो वेंटिलेटर अगर हटाया जाएगा तो पेशेंट की डेथ हो जाएगी, लेकिन अभी ठीक होने की संभावना नहीं है। तो फैमिली फिर उसी हिसाब से डिसीजन ले लेती है। बट देखो एक्टिव यूथनेशिया के लिए शायद अभी हमारी सोसाइटी तैयार नहीं है। सरकार को और कोशिश करनी चाहिए मेडिकल साइंस में एडवांसमेंट लाने की, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सपेंड करने की। बाकी आपको लगे तो आप अपने हिसाब से भी कंक्लूजन दे सकते हो। इसके बाद हमारा अगला जो आर्टिकल है वो देखो सेपरेट टाइम जोन के बारे में है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। सबसे पहले तो देखो हम बेसिक्स की बात करते हैं, उसके बाद हम आज के आर्टिकल की तरफ आएंगे। देखिए टाइम जोन्स की बात करें तो अब सोच के देखिए आप कि पुराने टाइम में तो घड़ियां तो होती नहीं थी, घड़ी नहीं होती तो कैसे टाइम डिसाइड करते थे? तो टाइम ऐसे ही डिसाइड कर लेते थे। लोकल टाइम, राजेंद्र नगर का अलग टाइम, मुखर्जी नगर का अलग टाइम, अशोक नगर हैदराबाद में अलग टाइम, हर जगह का अलग अलग टाइम होता था। तो बाद में काफ़ी दिक्कत आने लगी, जैसे जैसे दूसरे देशों में व्यापार बढ़ा, बिजनेस बढ़ा, तो अपने हिसाब से एक टाइम की ज़रूरत महसूस होने लगी। तो 1878 के आसपास की बात है, सर सैनफोर्ड फ्लेमिंग ने एक टाइम सिस्टम प्रपोज किया पूरे वर्ल्ड के लिए, पूरी दुनिया के लिए। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने देखिए एक सिस्टम प्रपोज किया था, लेकिन बाद में 27 डेलीगेट्स आए, उन्होंने मिलकर डिसाइड किया कि कुछ एक टाइम सिस्टम बनाने। तो क्या वो सिस्टम था, सबसे पहले तो वो जान लेते हैं। आर्टिकल समझने से पहले वो सिस्टम जानना बहुत ज़रूरी है। एक ग्रीनविच मीन टाइम डिसाइड किया गया। ये इस लाइन से, एक लाइन है ग्रीनविच मीन लाइन जो है ये इंग्लैंड के बीच से जाती है, ठीक है। इंग्लैंड क्यों डिसाइड किया गया, आपके मन में एक क्वेश्चन आया होगा। ऐसे ही डिसाइड किया गया, उस टाइम पे जो इंग्लैंड था काफ़ी डेवलप्ड था, काफ़ी पोर्ट्स थे, मैप्स थे इनके पास में उसमें, और ये देखिए वर्ल्ड सी चार्ट्स थे इनके पास में, तो ज़्यादा नॉलेज थी, कहने का मतलब यही है, और काफ़ी मैप्स थे, इसलिए यही डिसाइड कर लिया ग्रीनविच मीन टाइम। अब देखिए यहाँ लाइन, यानी इस लाइन पे जो भी स्थान आते हैं उसको जीरो माना गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे टाइम जोन डिवाइड किए गए। इसको जीरो माना गया, यहाँ से जो ये लाइन जाती है इंग्लैंड के बीच से। अब एक बार अगर आप वर्ल्ड मैप देखेंगे तो 24 जोन के अंदर में डिवाइड किया गया। पूरी हमारी धरती जो है वो गोल है, यानी 360 डिग्री में आती है, और पूरे धरती को डिवाइड किया गया 24 टाइम जोन्स में। तो डिवाइड करके देखिए 360 डिवाइड बाई 24 कितना आ गया? 15 आ गया। तो 15 आ गया ना। तो अब जैसे जैसे आगे जाएंगे तो टाइम बढ़ता जाएगा, ईस्ट में आगे आगे जाएंगे तो टाइम बढ़ता जाएगा। याद रखने के लिए EGA एक बात होती है ना, वो GC लियोंग में दिया है, ईस्टर्न गेन टाइम, EGT कुछ ऐसे होता है। तो याद रखिए ईस्ट में आगे जाते हैं तो टाइम का फायदा होता है। एग्जाम्पल के तौर पे दोबारा यहाँ देखिए, ये मान लीजिए ग्रीनविच टाइम है, यहाँ पे 0 डिग्री है। अब हमारा भारत देश कितने पे है? हमने अपने पूरे भारत देश को, जो अपना मिर्ज़ापुर है यूपी के अंदर में, यहाँ पे लाइन मानी है। हमने माना है कि जो ये मिर्ज़ापुर का जो पॉइंट है उस पे जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसको हम मानेंगे, उसी के हिसाब से हम अपना टाइम जोन डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पे इंडिया के मिर्ज़ापुर में जो है वो कोऑर्डिनेट है 82.5 डिग्री ईस्ट, समझ गए। तो 0 डिग्री यहाँ पे है, ईस्ट में जाते हैं तो गेन होता है। तो गेन कितना होता है?
हमने डिवाइड किया था 360 डिग्री को 24 जोन्स में, यानी 24 घंटों में, तो यानी 15 डिग्री पे 1 घंटे का फायदा होता है ईस्ट में जाएं तो। अगर यही 15 डिग्री अगर वेस्ट में जाएं तो 1 घंटे का नुकसान हो जाता है, यानी ग्रीनविच से पीछे हम चले जाते हैं। तो अब सोच के देखिए, यहाँ पे 82.5 डिग्री है अपना और ईस्ट में जा रहे हैं हम, तो अपने को फायदा हो रहा है, यानी हम इंग्लैंड के टाइम से 5.5 घंटा आगे हैं, समझ गए एग्जाम्पल के तौर पे। और जो अगर मान लीजिए 82.5 डिग्री इस ग्रीनविच टाइम, यानी इंग्लैंड की जो लाइन है इंग्लैंड के बीच में से जाती है, अगर कोई दूसरे हमारे, जैसे हम तो ईस्ट में है, कोई वेस्ट में 82.5 डिग्री है, तो वो इंग्लैंड के टाइम से 5.5 घंटा पीछे हैं, और हमारे और उसके टाइम में डिफरेंस आ जाएगा 5.5 प्लस में 5.5 11 घंटों का। समझ गए? सिंपल सा लॉजिक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। दोबारा से एक दो एग्जांपल से और समझाता हूं आपको। देखिए सिंपल सा एग्जांपल, एक सबसे बड़ा एग्जांपल मैं आपको ये देता हूं कि इंग्लैंड में जो मैच स्टार्ट होते हैं, जो लोग क्रिकेट देखते हैं उनको पता होगा, हमारे यहाँ पे जब मैच स्टार्ट होते हैं, मान लीजिए 9 बजे स्टार्ट होते हैं, अगर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम हम देखें तो वही मैच अगर इंग्लैंड में हो तो हमारे इंडिया में स्टार्ट होता है वो 2:30 बजे स्टार्ट होता है, 1:30-2 बजे स्टार्ट होता है। तो इसका मतलब साफ साफ यही है कि वो हमसे पीछे चल रहे हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पर है, सिर्फ एक एग्जाम्पल और देख लीजिए मैच से ही। ये ग्रीनविच टाइम है। अब वेस्ट इंडीज़ के कंट्रीज यहाँ आते हैं, अमेरिकन महाद्वीप में आते हैं, तो वेस्ट इंडीज़ में जब भी मैच होता है तो शाम को स्टार्ट होता है 7:30 बजे के आसपास। हमारे यहाँ पे 9 बजे होता है, तो वहाँ पे अगर मैच है तो वो होता है 5:30 7:30 शाम को 7:30 बजे के आसपास। तो सोच के देखिए वो हमसे कितना पीछे हैं, 12 घंटे के आसपास वो हमसे पीछे हैं। समझ गए? तो बस ये थोड़ा सा यही है, टाइम का सिस्टम है। अब दिक्कत क्या है, क्या समस्या है? समस्या ये है कि देखिए जो हमारा नॉर्थ ईस्ट है, काफ़ी बड़ा एरिया है हमारा भारत का जो है, तो नॉर्थ ईस्ट वालों को काफ़ी दिक्कत होती है एक टाइम जोन से। हमने पूरे भारत देश का एक ही टाइम जोन लिया है, लेकिन अब दिक्कत ये है कि हमारा भारत बहुत बड़ा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है शायद 68 के आसपास हैं, यहाँ पे 97 के आसपास हैं। तो दोनों के बीच में तो डिफरेंस कितने का आ जाता है? मान लीजिए यहाँ पे इसको 15 से डिवाइड कीजिए, तो 15 चौके 60 समथिंग कुछ आ जाएगा। तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 15 छक्के 90 और समथिंग कुछ, तो 4 और 6 2 घंटों का पूरे में डिवाइड हो सकते हैं हमारे। इवन पूरे भारत देश में भी 2 घंटों का डिवाइड हो सकता है, यानी फ़र्क है। अगर मान लीजिए हमारे जो वेस्टर्न स्टेट्स हैं, गुजरात, राजस्थान, यहाँ के टाइम में और नॉर्थ ईस्ट के टाइम में भी 2 घंटों का डिफरेंस है, लेकिन फिर भी हमने उस टाइम को यूनिफाई करके रखा है, पूरे भारत को एक ही टाइम जोन में डिवाइड करके रखा है। वो है 5.5 घंटे IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो कि मिर्जापुर यूपी के हिसाब से है, जो बीचों बीच आता है। तो नॉर्थ ईस्ट का दावा ये है, उनका क्लेम ये है कि ये टाइम जोन जो है वो फ़र्क होना चाहिए इसमें, क्योंकि काफ़ी दिक्कतें होती हैं नॉर्थ ईस्ट के लोगों को। क्या दिक्कतें उनको होती हैं, तो पहले तो वही जान लेते हैं। सबसे पहले क्या दिक्कतें इनको होती हैं, एक सेकेंड रुकिए। यहाँ पे देखिए, वहाँ पे सुबह के 4 बजे सूर्य उदय हो जाता है। मान लीजिए हमारे आजकल दिल्ली में सूर्य उदय हो रहा है 6 साढ़े 6 बजे के आसपास, उनके वहाँ पे तो सुबह के 4 बजे ही सूर्य उदय हो जाता है। जब तक कि वो स्कूल जाते हैं, मान लीजिए स्कूल का टाइमिंग है 8 बजे या फिर 9 बजे, तो उस टाइम तो वहाँ पे दोपहर हो जाती है। तो ये दिक्कत आती है, काफ़ी लॉस उनको हो जाता है टाइम्स का। और इवन कई बार सर्दियों में ऐसा होता है, शाम को 4 बजे शाम हो जाती है, शाम को 4 बज जाती है, तो लाइट्स का इस्तेमाल करना पड़ता है सभी ऑफिस में। इवन स्कूल भी, अगर कॉलेज कोई लंबे चलते हैं तो बिजली भी ज़्यादा खपत होती है इसकी। अब एक बात मैं सोच रहा था कि ये अपना स्कूल का टाइमिंग आगे क्यों नहीं कर देते? मान लीजिए जैसे नॉर्थ इंडिया में स्कूल लगते हैं, यहाँ पे मान लीजिए 8 बजे स्टार्ट होते हैं, क्या ये ऐसे नहीं कर सकते नॉर्थ ईस्ट में कि स्कूल जो है वो 6 बजे स्टार्ट हो जाए? जिसका सजेशन ये देते भी हैं बाद में, ये बाद में देते हैं सजेशन लास्ट में जाके कि जब तक कि टाइम जोन नहीं होता तो एक बार तो ऑफिस के टाइमिंग है जो आगे बढ़ा दिए जाएं, यानी एडवांस कर दिए जाएं, कम से कम टाइम का लॉस ना हो। इंपॉर्टेंट जो दिन होता है, यानी सूर्य की रोशनी जब आती है वो टाइम लॉस ना हो, और बिजली की खपत भी ज़्यादा ना हो, क्योंकि शाम भी जल्दी हो जाती है। अब दूसरी बात ये भी आती है कि देखिए कि जो एक लेवल के बाद में, अब देखिए, अब चलो मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। रिपब्लिक डे है। अब रिपब्लिक डे की जो परेड होती है वो वैसे नॉर्थ इंडिया में होती है, मान लीजिए 10-11 बजे है, तो उसमें भी फ़र्क पड़ता होगा इनका, क्योंकि उनके हिसाब से तो वो 2-3 बज जाते होंगे उस परेड को। मतलब पूरा एक प्रकार से शाम होने को आई होती है तब जाके, क्योंकि सर्दियाँ होती है ना उस टाइम पे, शाम होगी होती है तब जाके उनकी परेड होती होगी। तो काफ़ी चक्कर है। हाँ, तो अब हुआ क्या, तो इसलिए ये इस वजह से ये अपने इंपॉर्टेंट टाइम को बचाने के लिए अलग से टाइम जोन की मांग कर रहे हैं। तो सरकार ने इस बात को नहीं मानी, तो ये चीफ जस्टिस के पास, मैंने हाई कोर्ट के, गुवाहाटी हाई कोर्ट है, वहाँ पे पिटीशन डाली गई थी। तो अभी चीफ जस्टिस अजीत सिंह ने कहा है कि नहीं, पब्लिक
इंटरेस्ट लिटिगेशन को रिजेक्ट कर दिया है। उन्होंने माना, उन्होंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मिनिस्ट्री की रिपोर्ट में माना कि हाँ भाई दिक्कतें होती हैं नॉर्थ ईस्ट के लोगों को, फिर भी उन्होंने इस बात से मानने से इनकार कर दिया कि वो अलग से टाइम जोन की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि अभी का जो सिस्टम है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यही चलते रहना चाहिए, यही सही है। और पिछले कुछ दिनों में काफ़ी वहाँ के एक्टिविस्ट ने, लेजिस्लेचर्स ने, इंडस्ट्रियलिस्ट ने, ऑर्डिनरी सिटीजन्स ने रह रहकर इस मांग को आगे बढ़ावा दिया, लेकिन गवर्नमेंट ने फिर भी नहीं माना। और अब आती है कि बात किस प्रकार से ये एग्जाम्पल के तौर पे कहते हैं, ये कहते हैं कि जो टाइम का सिस्टम है ये मानव के द्वारा डिसाइड किया गया है, ह्यूमन बींग्स के द्वारा डिसाइड किया गया है। लेकिन जो ये सिस्टम जो होता है, यानी वैसे ये नेचुरल फेनोमेन होते हैं, ये नेचर के द्वारा डिसाइड किए जाते हैं, इसमें मानव का कोई रोल नहीं होता। लेकिन जिस प्रकार से सरकार ने यह इम्पोज करके रखा है ये पूरा टाइम सिस्टम नॉर्थ ईस्ट के लोगों पे, तो इससे क्या होता है, इससे एक प्रकार से ये चीज़ ये दिखाता है कि सरकार ने हमारे स्पेस को यानी नेचुरल फेनोमेनन को इम्पोज कर दिया, यानी उसको अपने वश में कर लिया, इस प्रकार की ये बात कहते हैं। और हमें हमारे लोकल टाइम से वंचित रखा जा रहा है, जिससे काफ़ी ज़्यादा सोशल और इकोनॉमिक लॉस भी होता है। 2 घंटों का फ़र्क है जो हमने अभी डिसाइड किया गुजरात और नॉर्थ ईस्ट के टाइम के बीच में, यानी नॉर्थ ईस्ट में सूर्योदय काफ़ी जल्दी हो जाता है और सूर्यास्त भी, यानी सन राइज और सनसेट के बीच में काफ़ी डिफरेंस है, 2 घंटों का डिफरेंस है, वहाँ पे जल्दी होता है सब कुछ का सब काम। और अब ये बात आती है कि सरकार का क्या मतलब, क्यों सरकार नहीं चाहती कि टाइम जोन अलग होना चाहिए। तो साफ साफ तो बात यही आती है कि देखिए सारी चीज़ें हम एक बात करते हैं, बार बार यही बात करते हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत है, यूनिटी होनी चाहिए। तो फिर अलग टाइम जोन होगा तो पहले से ही नॉर्थ ईस्ट में एक प्रकार से सेपरेशन की मूवमेंट चलती रहती है, इंसर्जेंसी आती है, सेल्फ डिटर्मिनेशन की मूवमेंट वहाँ पर चलती रहती है। अलग से टाइम जोन हो गया नॉर्थ ईस्ट में तो फिर तो ज़्यादा बल मिलेगा इन मूवमेंट्स को, तो यह तो बिल्कुल भी सही नहीं है। इसलिए नया अलग से टाइम जोन होना नहीं चाहिए, एक टाइम जोन है वो सही है। लेकिन फिर जिन्होंने आर्टिकल लिखा वो एक बात कहते हैं, वो कहते हैं कि देखिए यह तो छोटी सोच हो गई अगर सरकार यह सोचती है कि सेल्फ डिटर्मिनेशन की मूवमेंट्स को बल मिलेगा। तो उनका यह कहना है कि देखिए सेल्फ डिटर्मिनेशन की मूवमेंट इसलिए चलती है क्योंकि वहाँ पे सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं है। अगर सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी वहाँ पे तो इंसर्जेंसी आएगी ही नहीं, डिटर्मिनेशन सेल्फ डिटर्मिनेशन की मूवमेंट चलेगी ही नहीं। तो अब बात यह कि एक टाइम जोन है तो बल्कि उससे तो सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट बल्कि और पीछे जा रही है, यानी टाइम जोन की वजह से तो बल्कि सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रभावित हो रही है, तो इससे इंसर्जेंसी आ रही है। तो बल्कि उल्टा होगा, अलग से टाइम जोन अगर अब 2 हो जाते हैं तो वहां पे डेवलपमेंट ज़्यादा आएगी तो वो मूवमेंट्स चलेंगी नहीं। तो ये कहते हैं बिल्कुल अपोजिट है जो सरकार सोचती है। दूसरी, अब काफ़ी लंबे समय से मांग चल रही थी, तो वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है असम के तरुण गोगोई, उन्होंने हार के एक नया अपना चाय बागान टाइम स्टार्ट कर लिया था, पिछले साल की ये बात है। और बागान टाइम एक प्रकार से इनफॉर्मल होता है, इनफॉर्मल प्रैक्टिस होती है, क्योंकि चाय के बागान में चाय की जो होती है उसकी प्रोड्यूस करने के लिए, प्रोड्यूस तो हो गई होती है, उसको काटने के लिए, तो उस चीज़ के लिए एक प्रकार से इनफॉर्मल टाइम में चेंज कर दिया जाता है ताकि वो जो इफेक्टिव और एफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो सके टाइम का। अब ये किया था, और यह जो टाइम जोन की डिबेट है हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में भी चली थी। ये बात है 28 दिसंबर 1948 की, जब एक नजीमुद्दीन अहमद ने इस प्रकार की अमेंडमेंट प्रेजेंट करी थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के सामने। तब अम्बेडकर ने पूछा था कि आप कौन से टाइम जोन की बात कर रहे हैं, ग्रीनविच टाइम की बात कर रहे हैं, स्टैंडर्ड टाइम की बात कर रहे हैं, बॉम्बे टाइम की या कैलकाटा टाइम की। ये बॉम्बे टाइम और कैलकाटा टाइम क्या है? ये बॉम्बे टाइम और कैलकाटा टाइम हमें याद दिलाता है एक इम्पोर्टेंट, एक प्रकार से जो हुआ था उस टाइम पे, उसकी क्या हुआ था। देखिए 1905 में ब्रिटिश द्वारा हमें ये पूरा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड किया गया था 1905 में, लेकिन उस टाइम पर कोलकाता ने, बॉम्बे ने इस टाइम जोन में शामिल होने से मना कर दिया था। क्यों? क्योंकि उस टाइम ना जो हमारे बाल गंगाधर तिलक हैं उनके खिलाफ में सेडिशन का केस चल रहा था। आपको याद होगा सेडिशन किस लिए लगा था बाल गंगाधर तिलक पे, बताओ? प्रीलिम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 2-3 बार उन पे सेडिशन लगा था ना। एक बार तो उन्होंने कुछ, वो चापेकर ब्रदर्स हैं, उन्होंने रांड की हत्या की थी, तो अफजल खान से कंपेयर किया था रांड को। जो रांड वो थे, एक ऑफिशियल थे ब्रिटिश के, पुणे की ये बात है शायद, तो उसके खिलाफ में इन्होंने कुछ लिखा था तिलक ने, तब इन पे सेडिशन का ट्रायल लगा था। तो बेसिक से कनेक्ट करने की कोशिश करें तो काफ़ी फ़ायदा होता है, हमें चीज़ें याद हो जाती हैं। अब बात यूँ है कि उस टाइम इन पे ट्रायल चल रहा था, तो जो बॉम्बे के लोग हैं उस टाइम पे उन्होंने मना कर दिया था कि हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में शामिल नहीं होंगे। तो वो नहीं होंगे तो वो हुए नहीं, तो काफ़ी बाद में ये
1905 जब बीत गया तो बाद में ये कहते रहे अब हमें कर दो, ट्रायल ट्रूल खत्म हो गया था, बाद में आज़ाद भी हो गए थे, इनको रिहा कर दिया गया था तिलक साहब को। लेकिन बाद में बॉम्बे के लोग कहने लगे कि देखिए टाइम में काफ़ी डिफरेंस आ रहा है, इसलिए हमें इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में शामिल हो जाते हैं। लेकिन बाद में किया ही नहीं उनको शामिल सरकार ने। तो काफ़ी साल हो गए, 1905 के बाद में 50 साल बाद 1955 में बॉम्बे इसी टाइम जोन में आया था। 38 मिनट का डिफरेंस था बॉम्बे के टाइम में और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के डिफरेंस में। तो बात यूं है कि एक बार अलग हो गए तो वापस जुड़ना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। वे फॉरवर्ड क्या है? वे फॉरवर्ड यही है कि देखिए डेवलपमेंट इंडेक्स जो है काफ़ी फेवर में है वेस्टर्न इंडिया के पक्ष में, और उसका एक फैक्टर ये भी है कि टाइम जोन की वजह से नुकसान होता है नॉर्थ ईस्ट में। और उससे भी ज़्यादा ये आर्टिकल नंबर 21 का भी उल्लंघन है। आर्टिकल नंबर 21 कहता है राइट टू लाइफ, जो जीने का अधिकार देता है विद डिग्निटी, यानी उनको भी जीने का अधिकार है डिग्निटी के साथ में। तो हाई कोर्ट को यह भी एक प्रकार से इस बात को भी सोचना चाहिए था, आर्टिकल 21 को भी सोचना चाहिए था। और अब क्या किया जा सकता है? अब लॉ कमीशन इस पूरे आर्टिकल नंबर 21 को इन्वेस्टिगेट करे, कैसे ये रेलेवेंट है अलग टाइम जोन की मांग से लेकर। और तब तक यह होता है तब तक ऑफिस टाइमिंग्स को या फिर स्कूल टाइमिंग्स को एडवांस कर दिया जाए, ऐसी ये मांग करते हैं। तो इस प्रकार से हमने सेपरेट टाइम जोन की डिमांड से संबंधित बेसिक्स तो डिस्कस कर लिए, लेकिन देखो इसके खिलाफ भी कुछ आर्ग्यूमेंट्स दिए जाते हैं। जैसे देश में अगर 2 टाइम जोन होंगे ना तो रेल एक्सीडेंट्स ज़्यादा हो सकते हैं, लोगों को अपनी घड़ियां बार बार चेंज करनी पड़ेगी, मतलब घड़ियों में टाइम जो है वो बार बार चेंज करना पड़ेगा। और डिवाइडिंग लाइन क्या होगी, ये भी एक इशू है। पॉलिटिकल कंसिक्वेंसेस भी हो सकते हैं। ऑलरेडी हमारा देश रिलीजन, कास्ट, रेस, लैंग्वेज के नाम पे डिवाइडेड है, फिर टाइम जोन के नाम पे भी डिवाइड हो जाएगा। ऑफिस की टाइमिंग मैच करने में दिक्कत आएगी। कई सारी एमएनसीज, बैंक्स ऐसे हैं जो वहाँ भी काम करते हैं, बाकी हिस्सों में भी काम करते हैं, लेकिन अब आपस में टाइम मैच करने में दिक्कत हो जाएगी। इसका एक सजेशन देखो ये दिया जाता है कि जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है ना, जो अभी 5:30 है, इसे 6 कर दिया जाए, यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को 82.5 डिग्री ईस्ट से थोड़ा आगे कर दिया जाए, 90 डिग्री ईस्ट कर दिया जाए। इसका फायदा ये होगा, फिर इंडिया जो अभी इंग्लैंड के टाइम से 5.5 घंटा आगे है, इंडिया 6 घंटे आगे हो जाएगा। और जो नॉर्थ ईस्ट में अभी टाइम की दिक्कत आती है वो दिक्कत नहीं आएगी। एक सॉल्यूशन ये भी दिया जाता है, मतलब टाइम जोन एक ही रखो लेकिन इसे थोड़ा सा आगे कर दो। ये थी हमारी आज की डिस्कशन। आज हमने 3 इश्यूज को डिस्कस किया। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।